गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हमने एकल व्यवसाय के बारे में पढ़ा। एकल व्यवसाय यानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक अकेला व्यक्ति ही पूंजी लगाता है और एक अकेला व्यक्ति ही अब लाभ और हानि को भी लेता है। लेकिन 12th क्लास में हम पढ़ेंगे साझेदारी के बारे में और कंपनी के बारे में। पहला चैप्टर जो है वो है साझेदारी का सामान्य परिचय, यानी साझेदारी क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की होती हैं और बहुत सारी बातें। पहला जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो है साझेदारी का अर्थ। सबसे पहले साझेदारी का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। ऐसे प्रारूप को साझेदारी कहते हैं, यानी एक ऐसा स्वरूप जिसमें कम से कम दो व्यक्ति हो और दो से अधिक भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वो अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए एकत्रित हो, सभी मिलकर आपस में पूंजी लगाएं और व्यवसाय को चलाएं और भविष्य में होने वाले लाभ हानि का बंटवारा करें। ऐसे व्यवसाय के प्रारूप को साझेदारी कहते हैं। साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। चूँकि हमने पढ़ा कि 11th क्लास में पढ़ा कि एकल व्यवसाय के लिए तो किसी भी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन यहाँ हम दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति है, इसलिए अधिनियम भी लागू होगा और वह अधिनियम है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब साझेदारी के अर्थ के बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती है। जिस तरह अर्थ पढ़ा, अर्थ में ही बता दिया गया कि कम से कम दो और दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो पहली विशेषता भी यही है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिनियम के अनुसार अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं, यानी 49 होंगे तब भी आप साझेदारी व्यवसाय चला सकते हो, 48 होने पर भी आप साझेदारी व्यवसाय चला सकते हो, 50 तक आप साझेदारी का व्यवसाय चला सकते हो। लेकिन अगर आपके सदस्य संख्या 50 हो गई और उसके बाद आपने एक और व्यक्ति को अपनी फर्म में सम्मिलित कर दिया तो ऐसी दशा में अधिकतम संख्या 51 हो जाएगी और वह व्यवसाय अवैध व्यवसाय घोषित हो जाएगा, यानी वो फिर साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए और अधिकतम की सीमा कितनी है? 50 होने चाहिए। 50 से कम तो हो सकते हैं लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरा नियम है, ये दूसरी विशेषता है कि साझेदारों के मध्य समझौता होना। दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उनके बीच में सभी बातों को लेकर पहले से ही समझौता होना अनिवार्य है। ये समझौता वापस दो तरह से हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। मौखिक समझौते में किसी भी तरह का विवाद होने की दशा में आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, लेकिन जहां हम समझौता लिखित में कर लेते हैं, यानी पहले से ही सारी बातों को लिख लेते हैं, तो ऐसी दशा में भविष्य में अगर किसी प्रकार का वाद हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है या उस फॉर्म के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है कि लिखी हुई बातों से कोई भी पलट नहीं सकता है। तो समझौता होना अनिवार्य है, समझौता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी हो कि समझौता अगर लिखित में हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मौखिक में भी अगर उन्होंने समझौता किया है तब भी वे दोनों मिलकर या जितने भी व्यक्ति हैं वो मिलकर अपनी फर्म के व्यवसाय को चला सकते हैं। साझेदारी की तीसरी विशेषता है लाभों का विभाजन, यानी उनके बीच में लाभों का बंटवारा किस तरह से होगा ये भी पहले से ही डिसाइड हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यवसाय को चलाने का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, समाज की सेवा नहीं होना चाहिए। यानी अगर साझेदारी व्यवसाय में आप सम्मिलित हुए हैं तो उस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि आप लाभ कमाओगे। हानि की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन
पहली बात, हम अच्छी बातों को पहले लेके सोचते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि लाभ ही हो। तो साझेदारी व्यवसाय की तीसरी विशेषता ये है कि लाभ का होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा उद्देश्य है जो समाज की सेवा से संबंधित है तो उसे हम साझेदारी में सम्मिलित नहीं करेंगे। फिर इसमें समझौता लिखित में है या मौखिक भी है, तो इस बात का निर्धारण भी पहले से ही हो जाना चाहिए कि वो लाभों को आपस में किस तरह बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या उन्होंने कोई और अनुपात निर्धारित किया है तो उस अनुपात में बांटेंगे या फिर बराबर बांटेंगे। उनके बीच में लाभों का विभाजन होगा, लाभ किस तरह बांटेंगे ये बातें भी पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। साझेदारी की चौथी विशेषता आती है कि व्यवसाय का होना। अब अगर उन दोनों ने मिलकर कोई ऐसा काम करने के लिए व्यवसाय चालू किया है जिसका उद्देश्य जो व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता है, या जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर दो भाइयों ने मिलकर एक मकान खरीदा, इस मकान का उद्देश्य ये है कि वो दोनों उसमें रहने वाले हैं, तो वो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो दो भाई मिलकर भविष्य में मकान को खरीदने और बेचने का ही व्यवसाय करने वाले, उस मकान को बेचकर दूसरा मकान खरीदेंगे, दूसरे मकान को बेचकर तीसरा मकान खरीदेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका उनका व्यवसाय है, ये व्यवसाय की श्रेणी में आएगा और व्यवसाय का होना ज़रूरी है साझेदारी होने की दशा में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व यानी साझेदारों को अगर भविष्य में किसी प्रकार की हानि हो जाती है और बाहरी पक्षकार के द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा दायर कर दिया जाता है अगर फर्म पर, और फर्म की सारी संपत्तियों को बेचने के बाद भी उसकी पैसों की कमी पड़ रही है, तो ऐसी दशा में साझेदार सम्मिलित रूप से तो जिम्मेदार होंगे ही, साथ ही साथ पृथक पृथक या अलग अलग रूप से भी जिम्मेदार होगी। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि साझेदारों की निजी संपत्ति को बेचकर भी धन एकत्रित किया जा सकता है और उस धन से बाहरी पक्षकार का भुगतान या निपटारा किया जा सकता है। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साझेदारी के प्रकार। सामान्यतः साझेदारी 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है दायित्व के अनुसार, दूसरा आएगा समय के अनुसार, तीसरा उद्देश्य के अनुसार और साझेदारी का चौथा प्रकार आएगा वैधता के अनुसार। दायित्व के अनुसार पुनः साझेदारी के 2 प्रकार होते हैं, सीमित और असीमित। सीमित साझेदारी में हम साझेदार की निजी संपत्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि असीमित साझेदारी में निजी संपत्तियों का भी उपयोग करके बाहरी पक्षकारों का भुगतान किया जा सकता है। समय अनुसार बात करते हैं तो साझेदारी के 2 प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगर 2 साझेदारों ने मिलकर 6 महीने तक बिजनेस करने की बात करी है तो ऐसी साझेदारी में 6 महीने जहाँ निश्चित हो गए तो वो साझेदारी क्या कहलाएगी? निश्चित साझेदारी कहलाएगी। लेकिन अगर उनके बीच में समय को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है तो ऐसी साझेदारी अनिश्चित साझेदारी कहलाएगी। जब तक वो चाहे तब तक बिजनेस चलाए, जैसे ही उनको लगता है कि अब उनका बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए तो वो आपस में समझौते के द्वारा उसको समाप्त करते। साझेदारी का तीसरा प्रकार आता है उद्देश्य के अनुसार। उद्देश्य के अनुसार साझेदारी पुनः 2 प्रकार से हो सकती है, ऐच्छिक और विशेष। ऐच्छिक का मतलब है कि जब उनकी इच्छा हो जब तक वो व्यवसाय को चलाए, जैसे ही उनकी इच्छा खत्म हो जाए वो आपस में समझौते या न्यायालय के द्वारा अपील करके आगे साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। दूसरी आती है विशेष, यानी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर उन्होंने साझेदारी की है। जैसे छोटे शब्दों में कहूँ तो कि पुल बनाने का काम लिया, दोनों ने मिलकर पुल बना दिया, पुल जैसे ही बन जाएगा वो साझेदारी अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी साझेदारी क्या कहलाएगी? विशेष साझेदारी। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और इसी पे क्वेश्चन भी आता है, वैधता के अनुसार। अब वैधता के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार की होती है, वैध और अवैध। वैध यानी जिसमें सभी कानून का पालन किया गया, सभी तरह के भारतीय कानून का पालन किया जा रहा हो और भारतीय कानून के अनुसार ही व्यवसाय किया जा रहा हो, तो ऐसी साझेदारी तो वैध साझेदारी कहलाती है। जबकि अवैध साझेदारी जस्ट वैध के ऑपोजिट, यानी इसमें किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना कर दी गई हो, तो ऐसी साझेदारी अवैध साझेदारी। कुछ पॉइंट्स हैं जिस तरह साझेदारी को हम अवैध हो जाती है। जैसा पहला पॉइंट है कि साझेदारों की स्थापना का उद्देश्य अवैध हो, यानी उन्होंने कोई ऐसा व्यवसाय करने के बारे में सोचा हो जो कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है।
जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करनी शुरू करी या चोरी किए हुए माल का बेचने का व्यवसाय शुरू किया, तो व्यवसाय का उद्देश्य अवैध है। ये व्यवसाय स्टार्टिंग से ही अवैध माना जाता है और ऐसी दशा में साझेदारी भी क्या मानी जाती है? अवैध साझेदारी मानी जाती है। दूसरा है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि साझेदारों की विशेषताएं बताई, तो उसमें ये कहा कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। अब जहाँ 2 व्यक्ति हैं, 2 में से अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी दशा में व्यवसाय किसका मालिक कौन रहेगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा। जहाँ व्यक्ति एक हो जाएगा वहाँ अपने आप ही वो व्यवसाय का प्रारूप ही चेंज होकर क्या बन गया? एकल व्यवसाय बन गया। एकल व्यवसाय, तो ये साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध साझेदारी हो सकती है। न्यूनतम के बारे में भी यही बात है, अधिकतम के बारे में भी यही बात है कि अधिकतम कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। 50 से एक भी ज़्यादा होने पर वो साझेदारी अपने आप अवैध घोषित हो जाती है, क्योंकि उसका प्रारूप ही चेंज हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि शत्रु राष्ट्र के नागरिक को साझेदार बना दिया जाए। शत्रु राष्ट्र का नागरिक कोई भी हो सकता है। अगर आपके 50 नहीं भी हुए हैं और तब भी आपने अगर शत्रु राष्ट्र के नागरिक को, शत्रु राष्ट्र यानी भारत का जो भी दुश्मन है, तो भारत के दुश्मन राष्ट्र के नागरिक को अगर आपने अपनी साझेदारी के व्यवसाय में सम्मिलित किया है, संख्या बराबर है, संख्या 50 से ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि सदस्य कौन है उसमें? शत्रु राष्ट्र का नागरिक है, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी। चौथा है कि साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकार के समझौते किए जाते हैं कि इस तरह का व्यवसाय नहीं करोगे, इस तरह का व्यवसाय नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई व्यवसाय हमने स्टार्ट कर दिया है या उन साझेदारों ने स्टार्ट कर दिया है तो ऐसी दशा में भी साझेदारी अवैध घोषित हो जाती है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी के प्रकार। अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी साझेदारों के मध्य में जो लिखित समझौता किया जाता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। अब इस संलेख में कुछ बातों का उल्लेख किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले से ही डिसाइडेड हो जाती हैं, वो सारी बातें संलेख में लिखित होती है। पहला, फर्म का नाम और पता, यानी वो सभी साझेदार मिलकर अपनी फर्म को क्या नाम देना चाहते हैं, वह नाम, और अपनी फर्म को कौन सी जगह पर स्थापित करेंगे उसका एड्रेस या उसका पता भी पहले संलेख में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है साझेदारों के नाम एवं पते। कितने साझेदार होंगे? प्रत्येक साझेदार अपना अपना नाम लिखवाएगा और अपना अपना पता भी देगा। तीसरा पॉइंट आता है व्यवसाय की प्रकृति, यानी वो फर्म में कौन सा व्यवसाय करेगा, व्यवसाय का कौन सी प्रकृति का होगा, ये बातें भी लिखी जाती है। प्रकृति जैसे कि साझेदार किसी वस्तु को बेचने और खरीदने का ही काम करेगा, या वो साझेदार मिलकर आपस में उस वस्तु को पहले बनाएंगे और उसके बाद उसे बेचेंगे, तो कच्चा माल खरीदने और बेचने का काम होगा। तो व्यवसाय की प्रकृति का उल्लेख भी पहले ही किया जाएगा। चौथा पॉइंट आता है लाभ का विभाजन या लाभ विभाजन का अनुपात। लाभ होंगे भविष्य में तो लाभ को कैसे बांटेंगे, हानि होगी तो हानि को कैसे बांटेंगे, कौन से अनुपात में बांटेंगे। संलेख में लिखी जाने वाली 5वां जो बिंदु है वो है साझेदारों के द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी, यानी साझेदार कितनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू करेंगे। 3 साझेदार हैं तो तीनों क्या समान पूंजी लाएंगे या तीनों की पूंजी की राशि अलग अलग रहेगी, ये बात भी समझौते में पहले से लिख दी जाती है। फिर छठा पॉइंट आता है कि जैसे उन्होंने पूंजी लगाई है तो पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बात भी साझेदारों को अपने संलेख में पहले ही लिख देंगे। फिर पूंजी के साथ साथ दूसरा पॉइंट आता है आहरण का। तो आहरण कैसे करेंगे, प्रत्येक साझेदार कितनी सीमा तक आहरण करेगा। जैसे एक साझेदार है तो वो हर महीने 5,000 ही करेगा, तो वो पहले से लिखित में होना चाहिए कि ए अगर साझेदार है तो ए हर महीने 5,000 रुपये अपने निजी खर्चे के लिए फर्म से निकालेगा। बी है, बी की सीमा अगर 3,000 रुपये डिसाइड होती है तो उसका मतलब कि बी हर महीने 3,000 रुपये निकालेगा। या अगर उन्होंने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है तो वो कब कब आहरण कर सकते हैं, किस तरह कर सकते
सकते हैं, ये बातें भी संलेख में लिखी हुई होगी। अब आहरण की बात कर रहे हैं तो आहरण के बाद आएगा आहरण पर लिया जाने वाला ब्याज। तो ब्याज संबंधी प्रावधान भी पहले से लिख दिया जाएगा कि अगर फर्म उनसे ब्याज वसूल करेगी तो उस ब्याज की कितने प्रतिशत की दर से वसूल करेगी, ये बातें भी संलेख में लिखी हुई होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कि साझेदार को दिया जाने वाला वेतन या कमीशन। अगर कोई साझेदार वेतन चाहता है या कमीशन चाहता है तो वो किस दर से दिया जाएगा, ये भी संलेख में लिख दिया जाता है। फिर आता है खातों का अंकेक्षण वर्ड यानी खातों की जांच। तो कोई साझेदार अगर खातों की जांच कराना चाहता है या वो फर्म मिलकर वर्ष के अंत में अगर खातों का अंकेक्षण कराएंगे तो उसके लिए वो कौन से अंकेक्षक को नियुक्त करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, ये भी लिखित में समझौते में पहले ही लिख दिया जाएगा। फिर आता है साझेदारी की अवधि। जैसे हमने अभी पढ़ा कि साझेदार के प्रकार पढ़े। साझेदारी 2 प्रकार की होती है, निश्चित और अनिश्चित। तो अगर निश्चित अवधि की साझेदारी है तो उसमें अवधि पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि 6 महीने तक चलाएंगे, 1 साल तक चलाएंगे या 2 साल तक चलाएंगे। तो अवधि को अभी लिखित में पहले से ही वो लिख देंगे। साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली अगली बात है पूंजी खाते की रखने की विधि। इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ समझने के लिए यही बात है कि अगर वो पूंजी खाता रखेंगे तो वो किस तरह रखेंगे, स्थिर विधि से रखेंगे या परिवर्तनशील विधि से रखेंगे, वो उनके बीच में पहले से निश्चित हो जाना चाहिए और समझौते में वो बात लिखी हुई होनी चाहिए। पूंजी खाता रखने की विधि के बाद अगला पॉइंट आता है कि साझेदार ने अगर ऋण दिया है तो उस ऋण के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, कितनी राशि तक वो ऋण दे सकता है, उस ऋण पर कितने प्रतिशत की दर से उसको ब्याज प्राप्त होगा, ये बातें भी लिखित समझौते में लिखी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि साझेदारों ने दो व्यक्तियों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। अब कई बार आगे चलकर हो सकता है वो किसी तीसरे को सम्मिलित करते हैं। तो नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में क्या क्या प्रावधान होंगे, नया साझेदार आएगा तो उसको किस तरह लाभ में हिस्सा दिया जाएगा, ये बात भी पहले से डिसाइड। अब अगर नया आता है तो ये भी हो सकता है कि कोई 3 जने हैं या 4 जने हैं, उसमें से कोई एक साझेदार अवकाश ग्रहण करना चाहता है। प्रवेश के जैसे ही अवकाश ग्रहण करने पर भी अलग अलग बातें होती है। तो अवकाश ग्रहण करेंगे तो उस समय क्या प्रावधान लागू होंगे, या अगर 4 साझेदार है और उसमें से किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो 3 बचे हुए उस फर्म के साझेदारी को कंटिन्यू रखेंगे या वो भी ख़त्म कर देंगे, इसके संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे, ये भी लिखित में होना चाहिए। क्लियर हो गया सारी बातें कि साझेदारी संलेख में किस तरह सारी बातों को पहले से ही लिख दिया जाता है। ये बातें वैसे तो मौखिक रूप में भी डिसाइड की जा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मौखिक में कोई बातें डिसाइड होती है तो भविष्य में किसी न किसी तरह का वाद उत्पन्न होता है तो निपटारा करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर समझौता लिखित में हो और ये सारी बातें अगर लिखी हुई होगी तो साझेदारों को अपने समझौते के आधार पर भविष्य में निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो साझेदारी संलेख यानी लिखित में हुआ समझौता, और उस समझौते में कुछ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अभी तक तो हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा। अब जो कोई बात आएगी वो आएगी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम में आने वाली बातें। जैसे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी अगर साझेदारी के बीच में लिखित में समझौता नहीं हुआ है और अगर समझौता मौखिक आधार पर ही हुआ है और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस प्रॉब्लम का निपटारा किस तरह होगा, ये सारी बातें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट जो आता है वो ये आएगा कि अगर समझौता लिखित में नहीं है और मौखिक में है और भविष्य में साझेदार अपनी बातों से पलट जाते हैं तो ऐसी दशा में ये फैसला मान्य होगा कि समस्त साझेदार या सभी साझेदार लाभ हानि का बंटवारा कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। यानी अगर 4 साझेदार हैं, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 20,000 रुपये को वो चारों ही आपस में बराबर बांट देंगे। यानी प्रत्येक साझेदार को कितने पैसे मिल जाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। या 6 साझेदार हैं तो 6 साझेदारों के बीच में वो 20,000 रुपये का बंटवारा वापस बराबर हो जाएगा। तो इस तरह साझेदारों को वर्ष के अंत में जितना भी लाभ होगा या हानि भी होगी तो हानि और लाभ का बंटवारा किस तरह किया जाएगा, बराबर अनुपात में किया जाएगा। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि साझेदार एकल व्यवसाय में तो व्यक्ति अकेला पूंजी लगाता है, लेकिन यहाँ साझेदारी की बात कर रहे हैं तो साझेदारी में साझेदार पूंजी लगाते हैं। तो सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं
अब उन साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी कौन सी दशा में नहीं मिलेगा? जब उन्होंने समझौता लिखित में ना करके मौखिक में किया हो। मौखिक में हो सकता है कि उन्होंने पहले डिसाइड किया हो कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा, लेकिन बाद में कोई व्यक्ति अगर पलट जाता है अपनी बात से और वो पूंजी पर ब्याज के बारे में मना कर देता है, तो ऐसी दशा में वही बात आएगी कि हम किसी भी साझेदार को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि अगर उन्होंने पूंजी लगाई है तो पूंजी के साथ साथ वो अपने निजी खर्चों के लिए आहरण भी करते हैं, तो आहरण पर फर्म उनसे ब्याज वसूल नहीं कर सकती है। यानी उनके द्वारा जितना भी आहरण किया गया है उन पर किसी भी तरह से ब्याज की राशि फर्म के द्वारा वसूल नहीं की जाएगी। फिर चौथा पॉइंट आता है कि साझेदार को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कमीशन, बोनस या सैलरी या वेतन नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने पहले डिसाइड किया हो मौखिक रूप से। बात आती है कि मौखिक में डिसाइड किया था कि एक व्यक्ति काम करेगा तो जो फर्म में रोज आने वाला व्यक्ति है उसको उसके अतिरिक्त काम के लिए क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। या अगर वो माल को बेचने का काम करेगा तो जितना माल बेचेगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा या बोनस मिलेगा। लेकिन अगर समझौता लिखित में हुआ है तब तो हम ये सारी बातें उनको देंगे, वेतन भी देंगे, कमीशन भी देंगे, बोनस भी देंगे। लेकिन जहाँ समझौता लिखित में नहीं था और कोई इस अपनी बात से इनकार कर देता है तो ऐसी दशा में किसी भी साझेदार को ना तो वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा और ना ही बोनस मिलेगा। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे जाके सवालों में बहुत जगह काम में आएगा। सबसे मेन पॉइंट यही है कि साझेदार ने पूंजी के अलावा अगर फर्म को ऋण दिया है, यहाँ बात कर रही हूँ ऋण का यानी लोन, तो अगर पूंजी तो लगाई है, पूंजी के साथ साथ और पैसों की ज़रूरत होने पर फर्म ने बैंक से लोन नहीं लिया या किसी बाहरी व्यक्ति से लोन नहीं लिया और साझेदार से ही ऋण लिया है, तो उस साझेदार को उसके द्वारा दिए गए ऋण पर 6% की दर से हर हाल में ब्याज मिलेगा। यहाँ बात वही आती है वापस कि लाभ होने पर मिलेगा या हानि होने पर। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हानि भी होगी तब भी उस साझेदार को उसके ऋण पर कितने % की दर से ब्याज मिलेगा? 6% की दर से ब्याज मिलेगा। ये जो स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट है ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम में आएंगे कि अगर संलेख में लिखा हुआ है तो लिखे हुए के अनुसार फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मौखिक समझौता किया है तो मौखिक समझौते के होने की दशा में इस तरह से नियम लागू होंगे कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में करना पड़ेगा, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या बोनस नहीं मिलेगा। और पांचवी बात आती है कि साझेदारों को उनके द्वारा दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। समझौता लिखित ना होने की कंडीशन में ये बातें आएगी। फिर छठा पॉइंट आता है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन और प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार है। प्रबंध में हिस्सा यानी अगर वो 2-3 साझेदार हैं, 2 साझेदार किसी एक बात पर एग्री हो जाते हैं लेकिन तीसरा उस बात को एग्री नहीं कर रहा है, तो सम्मिलित रूप में तीनों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। और यानी प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन यानी व्यापार को चलाने और उसका मैनेजमेंट करने में हिस्सा लेने का अधिकार मिलेगा। कोई भी साझेदार उसको उसके हिस्से से वंचित नहीं कर सकता है। इसी तरह 7वां और आखिरी पर नियम लगेगा कि प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों का मतलब है लेखा पुस्तकों को देखने, लेखा पुस्तकों को जब चाहे जब वो आके देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है और अगर उसको कुछ डाउट लगता है तो वो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी लेकर किसी और से अगर वो जांच कराना चाहता है तो वो जांच करा सकता है। तो इस प्रकार साझेदारी संलेख के अभाव में यानी लिखित समझौते के अभाव में 7 नियम लागू होंगे। स्टार्टिंग के 5 नियम हमारे सवालों में काम में आएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें 5 जो स्टार्टिंग के नियम है उसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इसका भी थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो ये 7 नियम लागू होते हैं, ये 7 हमें लिखने हैं और सवालों में भी आगे जाकर ये पॉइंट्स हमारे काम में आते हैं। स्टार्टिंग के 5 पॉइंट तो सवालों में बहुत ज़्यादा सभी जगह काम में आएंगे कि अगर संलेख नहीं है यानी लिखित में नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी दशा में इन नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा और इन्हीं नियमों के आधार पर हम आगे जाकर अपने खाते तैयार करेंगे। वापस रिपीट कर रही हूँ, पहला नियम है लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में
करेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, वेतन, कमीशन और बोनस नहीं दिया जाएगा और ऋण पर सिर्फ और सिर्फ ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बातें हैं। अब अगर उन्होंने लिखित में लिख दिया है तो ये लाभ हानि का विभाजन फिर बराबर नहीं होगा, उन्होंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। पूंजी पर ब्याज के बारे में भी वही बात है कि अगर लिखित में नहीं है तो ये होगा कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर लिखित में है तो ऐसी दशा में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ब्याज दिया जाएगा या ब्याज लिया जाएगा आहरण पर। फिर वेतन और कमीशन की बात करते हैं तो अगर लिखित में समझौते में है तो दिया जाएगा, लिखित नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। क्लियर? ये सारी बातें अब हमने अभी तक पढ़ लिया है। साझेदारी का अर्थ, विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी संलेख क्या होता है और संलेख में कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जाता है या कौन कौन सी बातें लिखी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी साझेदारी संलेख या समझौता लिखित में ना हो तो ऐसी दशा में कौन कौन से नियम हमें लगाने पड़ेंगे।